सभी साथियों नमस्कार। मैं विकास कुमार हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से लमोरिया स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में अपन जानेंगे कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के हिस्ट्री का जो पेपर है, आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है, पेपर सेकंड, उसको आपको किस प्रकार से तैयार करना है। तो इस वीडियो में दो पॉइंट के ऊपर बातें होंगी। एक तो होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको फोकस करना है इतिहास के अंदर, और दूसरा बात करेंगे कि आपकी आगे की क्या रणनीति हो 6 महीने के अंदर, ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कर सको और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उन पर अपनी पकड़ बना सको। तो देखिए, ये जो वीडियो है ना, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो या तो कि जो पिछले एग्जाम्स के अंदर बहुत कम मार्जिन से रह जाते हैं, और हालांकि उनके मतलब याद करने का और पढ़ने में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होती है कि कौन से टॉपिक को ज़्यादा समय दिया जाए, कौन से का रिवीजन बार बार किया जाए, इनकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक जाता है। तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा ऐसे परीक्षार्थी भी हैं जिनको ये समस्या होती है कि कौन सा टॉपिक पढ़ें, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और किस प्रकार से कितना समय दें, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होगा। तो शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो मैं बात करूं कि जो आपका सिलेबस है ना, उसका हर एक जो बिंदु है, हर एक टॉपिक है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है और आपको अपनी तैयारी अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स को लिखा है जो चाहे 12th लेवल की हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो, चाहे पीजी लेवल की हो, कुछ ऐसे टॉपिक्स को लिखा है और वहाँ से कुछ उनके अंदर से कुछ जो इंपॉर्टेंट मैटर है ना, उसको लिखा है ताकि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दो और वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। और ये जो पूरा का पूरा तैयार किया है मैंने, एक ये आप ये समझ सकते हो कि मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूँ और जो पीछे के जो पेपर आए हैं, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर हो, सेकंड ग्रेड में हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर में, उनका अध्ययन करने के बाद में उनका जो निचोड़ है कि क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, उन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर लिखा है। बाकी जो आपको अपनी तैयारी करनी है ना, वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करनी है। यहाँ पर मैं पूरा सिलेबस नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन जो मेन टॉपिक है ना, उनके ऊपर बात होगी। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, पहला तो जो आपका पोर्शन है वो है 12th लेवल का, जिसमें है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। अब देखिए, यहाँ पर आपको बात करें तो एक तो वैदिक साहित्य होगा, एक वैदिकेतर साहित्य और एक फिर बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। ये क्या करते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में। उसके अलावा फिर आप मृदभांड आते हैं, और उसके अलावा बात करें तो सिक्के आते हैं। तो जो फोकस रखना आपको किन बातों पर रखना, देखिए, वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो मैं एक एक पॉइंट पर बात करूंगा। देखना कि यहाँ से क्वेश्चन आप भी जब देखोगे ना पेपर्स को, तो आपको भी अंदाजा लगेगा कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन तो है ना, इन्हीं का क्रम से क्वेश्चन आता है कि वेद, वेद के बाद में ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में आरण्यक, आरण्यक के बाद में उपनिषद। एक तो एक क्रम से ही इनका क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा फिर आपको क्या करना है, वेदों के अंदर जो बातें कही गई है उनके ऊपर आपको फोकस करना है। अब बात करें कि यहाँ पर कि कौन से वेद का कौन सा ब्राह्मण है। ठीक है, कि आप कहोगे कि यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन सा है, उसका उपनिषद कौन सा है, उसका आरण्यक कौन सा है। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो आपको यहाँ पर फोकस करना है। फोकस करने का मतलब है कि आपको थोड़ा यहाँ पर अच्छे से सावधानी से पढ़ना है और इन चीज़ों को आपको बार बार रिवाइज करना है। इसके अलावा बात करें वैदिकेतर साहित्य में, देखो, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य और धर्मशास्त्र, इन पर आपको फोकस करना है। और वेदांग में आपको फोकस करना है कि वेदांग की संख्या कितनी है, 6। और वो 6 कौन कौन से हैं कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। तो इन 6 वेदांग के ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन कैसे आता है कि यहाँ पर जो नासिका क्या है, मुख क्या है, पैर क्या है, हाथ क्या है, इस प्रकार से आता है कि शिक्षा को क्या कहा जाता है, कल्प को क्या कहा जाता है, व्याकरण को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है वेदांग से, जो 6 वेदांग है वहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके अगर बात करें कि धर्मशास्त्र से क्या होता है, क्वेश्चन आता है स्मृतियों पर। स्मृतियों पर कैसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कि क्रम पूछा जाता है कि प्राचीन से लेकर के जो नवीन तक की जो स्मृतियां ना, उनके बारे में मतलब एक क्रम बताना होता है। जैसे प्राचीन कौन सी होती है, मनुस्मृति, फिर याज्ञवल्क्य की स्मृति, फिर नारद स्मृति, फिर पाराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, फिर कात्यायन स्मृति, और उसके बाद में देवल स्मृति। ये स्मृतियां हैं, ये पुराने से लेकर के नवीन के क्रम में, कि भाई ये जो इसमें से यहाँ भी पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि यहाँ पर गुप्त काल की कौन सी है। तो नारद, पाराशर, बृहस्पति, कात्यायन, ये तो गुप्त काल की हो गई।
और ये देवल हो गई पूर्व मध्यकाल की, और यहाँ पर याज्ञवल्क्य की, और ये जो मनुस्मृति है ये हो गई शुंग काल की, और याज्ञवल्क्य की हो गई आपकी मौर्योत्तर काल की। इस प्रकार से आपको ये याद करना है, स्मृतियों का क्रम आपको याद करना है यहाँ से। अब बात करें बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य में देखो ये देखना, ऐसे तो बहुत सारा टॉपिक है ना, बहुत सारा उसका बचेंगे, लेकिन आपको फोकस वाली बात कर रहा हूँ कि आपको त्रिपिटक को अच्छे से पढ़ना है। और त्रिपिटक में आपको क्या याद करना है, कैसे याद करना है, विशुद्ध याद करना, और उसके साथ में याद कर लेना 3, 5 और 7। तो वी का मतलब विनय, सु का मतलब सुत, और ध का मतलब अभिधम पिटक, यानी आपको केवल ये नाम याद करना है विशुद्ध। ठीक है, तो इसको याद करोगे 3, 5 और 7, यानी कि विनय पिटक का 3 भाग है, सुत पिटक के 5 भाग है, और अभिधम पिटक के 7 भाग है। इसके अलावा फिर आपको विनय का मतलब क्या याद करना, आपको यहाँ से अंदाज ये करना पड़ेगा कि विनय का मतलब यहाँ पर क्या थे, नियम संग्रहित थे। सुत का मतलब यहाँ पर क्या था, शिक्षाएं संग्रहित थी। और धम का मतलब क्या है, यहाँ पर दर्शन से संबंधित है। और इनमें से भी आपको फिर क्या करना पड़ेगा, सुत पिटक का जो खुद्दक निकाय है और जो अंगुत्तर निकाय है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। खुद्दक निकाय के जो हिस्से हैं, जो पार्ट हैं, वो कौन कौन से, थेर गाथा, थेरी गाथा और जातक गाथा। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि थेर गाथा या थेरी गाथा किस पिटक का हिस्सा है, तो सुत पिटक का हिस्सा है, या पिटक ना देकर वो कह देगा, ये दे देगा कि कौन से निकाय का हिस्सा है, तो खुद्दक निकाय का हिस्सा है। अंगुत्तर निकाय इंपॉर्टेंट यूँ हो जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो 16 महाजनपदों की सूची है ना, वो किस बौद्ध ग्रंथ के अंदर दी गई है, तो यहाँ से ये बौद्ध ग्रंथ आपका अंगुत्तर निकाय, तो यहाँ से आपको इनके ऊपर फोकस करना है। इसके बाद में देखो जैन ग्रंथों की बात करें, तो जैन ग्रंथों में आपको कुलमाला अच्छे से पढ़ना है, कल्पसूत्र पढ़ना है, और आगम, कि जैन साहित्य क्या कहलाता है, आगम कहलाता है, और इनकी रचना कौन कौन सी जो समितियाँ हुई इनकी, उनके अंदर कौन सी समिति के अंदर आगम की रचना हुई। इस प्रकार से आपको जैन धर्म को पढ़ना है। अब इसके अलावा देखो बात करें, अश्वघोष की जो भी रचनाएं हैं उनको पढ़ना, आपको अश्वघोष की रचनाओं को पढ़ना है। रास तरंगिणी, कलहन की रास तरंगिणी, हर्ष की रचनाएं पढ़नी है आपको। ठीक है, अश्वघोष देखिए, अश्वघोष की अगर बात करें तो एक तो सारीपुत प्रकरण है, सारीपुत प्रकरण, वज्र सूची है, और सौंदरानंद है, सौंदरानंद है। ठीक है, ये अश्वघोष की रचना, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। राज तरंगिणी पढ़ना है, हर्ष की रचनाएं पढ़नी है, जो नागानंद है, रत्नावली है, उनको, शूद्रक, मृच्छकटिकम, विशाखादत्त। ठीक है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब इसके अलावा बात करें पाणिनि की जो रचना है उनको पढ़ना है, आर्यभट्ट की जो रचना है उनको पढ़ना है, और तमिल जो साहित्य है उसके अंदर आपको एसएमसी का मतलब आपके यहाँ पर क्या है, एक तो एस का मतलब है शिल्पादिकरम, शिल्पादिकरम। ठीक है, शिल्पादिकरम, एम का मतलब है मणि मेखले, और सी का मतलब चिंतामणि, जीवक चिंतामणि। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि शिल्पादिकरम की रचना किसने की, मणि मेखले की रचना किसने की, या जीवक चिंतामणि की रचना किसने की। एक प्रश्न तो ऐसा आता है। दूसरा प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म से संबंधित है, कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इलियड, तमिल साहित्य का इलियड किसे कहा जाता है और ओडिसी किसे कहा जाता है। तो ये जो शिल्पादिकरम को इलियड कहा जाता है और मणिमेखले को ओडिसी कहा जाता है। अब यहाँ से आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके अलावा सिकंदर के साथ यात्री, यहाँ से हर लगभग एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सिकंदर के साथ में जो 3 यात्री थे जो भारत का विवरण देते हैं, या सिकंदर के साथ में कौन कौन से 3 यात्री आए थे। ठीक है, तो उनको आपको याद करना है। एक तो आने सिक्रेटीज था, सिक्रेटीज, एक निरियाक्स, और एक एरिस्टोबुलस, एरिस्टोबुल्स। ये 3 व्यक्ति क्या थे, सिकंदर के साथ में आए थे। यानी कि बुल्स को निर्यात करने का सीक्रेट क्या, आप ऐसे याद कर सकते हो कि बुल्स को निर्यात यानी निरियाक्स का सीक्रेट क्या। तीनों व्यक्तियों के नाम याद हो जाएंगे सिकंदर के साथ। इसके अलावा आपको मैक्सनीज बहुत अच्छे से पढ़ना है, इंडिका को आपको अच्छे से पढ़ना है, ह्वेनसांग। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ह्वेनसांग किसके काल में आया और वह कौन कौन से वर्णन देता है। फाइयान किसके काल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आता है, यहाँ से आपको पढ़ना है। अल्बरूनी, इब्न बतूता और मार्को पोलो, इन तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना। अल्बरूनी ने जितने भी विवरण दिए, देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी के अंदर भी है, क्लास 12th के अंदर ये तीनों। और मैंने जो क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है ना, उसके 2 पार्ट करवा रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। और वहाँ पर ट्रिक के माध्यम से इनको अच्छे से याद करवाया है, अल्बरूनी को, इब्न बतूता को और मार्को पोलो को। उसके अलावा आपको एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई और किसके द्वारा की गई, ये सब बातें आपको पढ़ना है। एशियाटिक सोसाइटी, जूनागढ़ अभिलेख आपको पढ़ना है, रुद्रदमन और पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख अच्छे से पढ़ना है। मंदसौर अभिलेख पढ़ना है, मेहरौली का स्तंभ लेख, और जो मृद भांड है ना उनका क्रम पढ़ना है कि पहले कौन सा मृद भांड था, बाद में कौन सा था। जैसे
मान लीजिए कि ब्लैक एंड रेड, जो फिर ओकर आएगा, फिर पेंटेड एंड ग्रे वेयर, और फिर उसके बाद में क्या आएगा NBPW। इस प्रकार से आपको एक क्रम याद करना। आप ऐसे याद कर सकते हो OBPN। कई जगह देखिए ये क्रम अलग भी दिया हुआ, कई जगह आपको ये मिलेगा BOPN। वो आप अच्छे से पढ़कर देख लेना कि क्रम सही कौन सा है। ये क्रम आपको याद करना है। यहाँ से मृत भांडों का क्रम पूछा जाता है। अब बात करें हड़प्पा सभ्यता की, देखो तो हड़प्पा सभ्यता देखिए बहुत बड़ा टॉपिक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहती है, यानी कि हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। तो पहला काम तो आपको क्या करना है, जो हड़प्पा जो स्थल है ना, उनका आपको पता होना चाहिए, और उसके लिए आप क्या करोगे, मानचित्र तैयार करोगे कि भैया आपने जैसे भारत का मैप बनाया और कहाँ पर कौन सी सभ्यता स्थल है उसको आप लिखोगे, कि जैसे यहाँ पर क्या है आपका धोलावीरा है, इधर गुजरात में, इधर नागेश्वर है, ठीक है, इधर आप हड़प्पा लिखोगे, इधर मोहनजोदड़ो लिखा आपने, इधर ये डाबरकोट, ये चन्हूदड़ो, इस प्रकार से, यानी कि आप मैप बनाओगे हड़प्पा सभ्यता का, जितने भी स्थल हैं उनका आप मानचित्र तैयार करोगे। पहला काम तो आपका ये हड़प्पा सभ्यता के अंदर। उसके अलावा कि कौन से साक्ष्य कहाँ से मिले हैं उनकी बात करोगे। इसमें मुख्यतः जो कौन से आ जाते हैं कि जैसे साइन बोर्ड की बात आती है, साइन बोर्ड कहाँ से मिला है, और नालियों के साक्ष्य किस प्रकार से मिले हैं। इस प्रकार के जो साक्ष्य हैं उनको आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, वो होते हैं ये दो क्वेश्चन, उत्पत्ति के मत और पतन के मत, कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और उनका पतन कैसे हुआ। ये आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है और यहाँ से टफ क्वेश्चन बनता है। देखिए अगर मैच करवाने वाला आ जाता तो फिर भी आप कर देते हो, लेकिन अगर सिंगल क्वेश्चन पूछा जाता तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। उसके अलावा काल निर्धारण को आपको याद रखना अच्छे से, कि हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जो पक्ष है हड़प्पा सभ्यता का, उसको आपको अच्छे से फोकस करना है। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर, ये आप क्या करोगे कि अपने पेज कॉपी के अंदर दो भागों में डिवाइड करोगे। एक तरफ लिखोगे सिंधु घाटी सभ्यता और एक तरफ लिखोगे वैदिक सभ्यता, और इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, यहाँ से अंतर पूछा जाता है। नेक्स्ट है महाजनपद के अंदर। तो महाजनपद में भी आपका वही काम है कि पहला काम तो क्या, आपको मैप बनाओगे, और मैप बनाकर आप क्या करोगे, महाजनपदों को लिखोगे कि कौन सा महाजनपद कहाँ था। और जैसे यहाँ से आप कर रहे हो कि यहाँ पर चंपा है, ठीक है ना, फिर मगध है, और एक दक्षिण भारत में कौन सा आता है, एक अस्मक आता है गोदावरी नदी के किनारे। इस प्रकार से आप सभी को लिखोगे। आप इधर लिखोगे कि कंबोज है, और उधर फिर गांधार है। इस प्रकार से आप सभी 16 महाजनपदों का आप मैप बनाओगे और वहाँ पर लिखोगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो आते हैं इनकी स्थिति से संबंधित आते हैं, कि कौन सा पूर्व में, कौन सा उत्तर में, कौन सा दक्षिण में। उसके अलावा फिर आपको ये भी याद रखना है कि ये 16 महाजनपद, इनमें से 2 कौन से थे, गणतंत्र थे, बाकी 14 में क्या था, राजतंत्र था। इनकी राजधानी आपको अच्छे से याद करनी है, और मगध को आपको अच्छे से तैयार करना है। और मगध में भी स्पेशली क्या याद करना है आपको, बिंबिसार और अजातशत्रु को याद करना। बिंबिसार का उपनाम क्या था, श्रेणिक, और अजातशत्रु का नाम क्या था, कुणिक। मौर्य काल की बात करें तो मौर्य काल में देखिए, काल कैसा भी हो, मैं एक बार फिर से कह देता हूं आपको कि काल कैसा भी हो, चाहे मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे हर्ष का काल हो, चाहे मध्य काल हो, चाहे खिलजी वंश आपने पढ़ा हो, चाहे तुगलक वंश पढ़ा हो, सल्तनत काल आपका हो, या उसके बाद में अगर आप सिकंदर लोदी को पढ़ रहे हो, उसके बाद में आप मुगल शासन को पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर जितने भी आप काल पढ़ोगे उनके अंदर एक आपको ध्यान देने वाली बात है वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था की। प्रशासनिक व्यवस्था को आपको अच्छे से तैयार करना है। प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब मौर्य काल के अंदर आपको चंद्रगुप्त मौर्य को देखना है। उसके अलावा सुदर्शन झील के बारे में आपको पता होना। शिलालेख जो हैं अशोक के, जो शिलालेख और स्तंभ लेख हैं, उनको अच्छे से तैयार करना है। देखिए अब चंद्रगुप्त मौर्य में देखो आपको क्या करना है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स किसने कहा, सेंड्रोकोट्स किसने कहा, और सेंड्रोकोप्स किसने कहा। एक क्वेश्चन तो पक्का यहाँ से आता है। इसके बाद में आता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य जो सेल्यूकस निकेटर के साथ में लड़ाई लड़ता है, जीतने के बाद में उसे 4 प्रांत दिए जाते हैं। कुछ हाथी वो उसको देता है सेल्यूकस निकेटर को, और इसके दरबार में एक व्यक्ति आता है, मैक्सनीज आता है, और इस संधि का वर्णन कौन करता है, स्ट्रेबो करता है। तो ये चारों जो प्रांत है ना, कोशिया, कांधार, जेड्रोसिया, ठीक है, इस प्रकार से जो 4 प्रांत थे, हेरात, इन प्रांतों को आपके नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से प्रांत दिए थे, वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अलावा देखिए चंद्रगुप्त के बारे में अगर बात करें तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई, किस पद्धति को अपनाने पर हुई, सलेखना पद्धति को अपनाने पर हुई, कौन से धर्म का यह अनुयायी था, और कहाँ पर इसकी मृत्यु हुई, कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में इसकी मृत्यु हुई। तो आपको ये अच्छे से तैयार करना।
अब बात करें सुदर्शन झील, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। सुदर्शन झील का चाहे वो आप कहो कि मौर्य साम्राज्य से संबंधित हो, चाहे गुप्त से संबंधित हो, चाहे रुद्रदमन से संबंधित हो, तो आपको सुदर्शन झील को अच्छे से तैयार करना है कि सबसे पहले तो निर्माण कौन करा रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य करा रहा है, चंद्रगुप्त, ठीक है। फिर अशोक भी इसमें क्या करवाएगा, इसका जीर्णोद्धार करवाएगा। फिर रुद्रदामन करवा रहा है, रुद्रदामन करवा रहा है, और फिर उसके बाद में स्कंदगुप्त करवा रहा है। ये 4 व्यक्ति सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं। फिर इनके बारे में ये पूछा जाता है कि ये चंद्रगुप्त के समय किसने बनवाई थी, तो यहाँ पर पुष्यमित्र का नाम आता है। अशोक के समय कौन सा था, तुसाप गवर्नर था, वो इसका जीर्णोद्धार करवाता है। फिर यहाँ पर सुविशाख के द्वारा होता है रुद्रदामन के समय, और स्कंदगुप्त के समय चक्रपालित के द्वारा कि भाई जीर्णोद्वार होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है सुदर्शन झील के ऊपर। अब शिलालेख बात करें, अशोक के शिलालेखों से क्वेश्चन आता है, और इंपॉर्टेंट कौन से हैं कि 3, 5, 11, 12, 13। तीसरे शिलालेख में क्या है, आपके युक्त, प्रादेशिक और जो 3 प्रकार के जो व्यक्तियों की नियुक्ति की, रज्जुकों की नियुक्ति हो यहाँ पर है, और धर्म महामात्रों की नियुक्ति 5वें शिलालेख में है। और 11वां, 12वां, 13 धम्म की बात कही गई है 11वें शिलालेख में, धार्मिक सहिष्णुता की 12वें में, और कलिंग युद्ध की बात कही गई है 13वें में। तो धम्म धार्मिक सहिष्णुता में कलिंग है, तो 11, 12, 13 ये शिलालेख तो आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। स्तंभ लेखों की अगर बात करें तो स्तंभ लेखों में दिल्ली टोपरा और प्रयाग स्तंभ लेख आपको अच्छे से तैयार करने। इसके बाद में देखिए मौर्य काल की बात करें तो कौटिल्य को अच्छे से पढ़ना है, अर्थशास्त्र को पढ़ना है, अर्थशास्त्र में जितने भी विवरण दिए आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में प्रशासनिक व्यवस्था में और भू राजस्व व्यवस्था, तो भू राजस्व व्यवस्था में उदेक भाग क्या था, विष्टि क्या था, प्रणय क्या था, इन बातों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और प्रांतीय प्रशासन को अच्छे से पढ़ना है। अब बात करें दिल्ली सल्तनत के अंदर, तो दिल्ली सल्तनत में देखो 2 व्यक्तियों को तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और एक मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, तो अलाउद्दीन का प्रशासन अच्छे से पढ़ना है, अलाउद्दीन की जो भी बाजार प्रणाली थी और जो खिलजी क्रांति थी उसको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा एमबीटी को अच्छे से पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके अलावा जो आपको दिल्ली सल्तनत में फोकस करना है वो मंगोल आक्रमण से फोकस करना है कि मंगोल आक्रमण किस प्रकार से, कौन से शासक के काल में मंगोल आक्रमण हुए और क्या क्या प्रबंध किए गए। इसके अलावा अब बात करें मुद्रा प्रणाली की, अच्छे से तैयार करनी है। अब मुद्रा प्रणाली में भी इल्तुतमिश का जो टका और जीतल है ना, उसको अच्छे से तैयार करना है। इक्ता प्रथा पर क्वेश्चन आता है हमेशा, तो इक्ता प्रथा को अच्छे से तैयार करना है। उसके अलावा मवास क्या होता है, खिदमती, फवाजिल क्या होता है, तसरुफ क्या होता है, आमील क्या होता है, मसाहत क्या होता है, इन सब बातों पर आपको अच्छे से फोकस करना है। ये देखिए मैंने फोकस करने का मतलब है कि ये क्वेश्चन संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इनको यहाँ पर मैंने लिखा उन पेपर्स का अध्ययन करने के बाद में। तो आपको इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में देखिए दीवाने विजारत है, दीवाने आरिज है, इंसा है, दीवाने रसालत है, मुशरिफ मुमालिक कौन होता था, मुस्तफ़ी मुमालिक, दीवाने वकूफ़। इसके अलावा देखिए इनमें यहाँ पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि दीवाने वकूफ़ किसके द्वारा शुरू किया गया, दीवाने मुस्तकराज किसके द्वारा शुरू किया गया, ये कौन सा विभाग था, दीवाने अमीर को ही क्या था, बरीद मुमालिक क्या था, सर जहाँदार, अमीर एदाद, काजी उल कुजात और सदर उल सदूर। ये जो लिख दिए ना, ये तो आपको एकदम कंठस्थ याद होने चाहिए। आपको रात को भी उठा के कोई पूछ लेना नींद के अंदर, तो आपका जवाब आना चाहिए कि सर जो दीवाने अमीर कोई था ना, वो किसने शुरू किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। दीवाने वकूफ़ किसने शुरू किया था, जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा ये जो क्रम है ना, ये पूछा जाता है। तो सरखेल नीचे नीचे वाले होते थे, फिर उसके ऊपर सिपह सालार होते थे, फिर अमीर होते थे, फिर मलिक होते थे, फिर खान होते थे। ये आपको क्रम याद करना है। अब इसके अलावा बात करें एमबीटी को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके द्वारा जो क्या किया गया था, जैसे राजधानी परिवर्तन किया गया था, दोआब में करवर्दी की गई थी और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया था। ये आपको एमबीटी को अच्छे से पढ़ना है, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके अलावा देखिए बाद में प्लासी और बक्सर का युद्ध, ब्रिटिश कंपनी से संबंधित है, ईस्ट इंडिया कंपनी से, कि प्लासी के युद्ध में आपको क्या याद करना है। प्लासी के युद्ध के अंदर जो घटनाएं थी कि पहले ब्लैक होल की जो घटना थी सिराजुद्दौला से संबंधित थी, और कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा गया। 24 परगने की जो जमींदारी थी वो किसने किसे दी। इसके अलावा अलीनगर की संधि, इलाहाबाद की और बनारस की संधि को आपको अच्छे से तैयार करना है, और बंगाल में द्वैत शासन को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो प्रांतीय शक्तियाँ थी जैसे हैदराबाद, अवध और सिख, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। साथ में आपको यहाँ पर आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर को अच्छे से तैयार करना है। और आंग्ल मराठा और आंग्ल मैसूर में से दोनों में से एक एक क्वेश्चन पक्का आता है, और संभावनाएं क्या रहती है ज़्यादा कि जो
पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसके अंदर कौन सी संधि हुई थी, कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो जैसे आप ऐसे सारणी बना लिया करो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की अलग अलग सारणी बना ली कि पहला आंग्ल मराठा, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि कौन कौन सी संधि हुई थी, जैसे सूरत की संधि, ठीक है, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि, सालवाई की संधि, ये पहले के अंदर है। ठीक है, फिर यहां पर बेसिन की संधि, देवगांव की संधि दूसरे में, सुरजी अर्जन गांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि, राजापुर घाट की संधि, ये दूसरे में आ गई। तीसरे के अंदर क्या था, नागपुर की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि, मंदसौर की संधि। इस प्रकार से आपको ये संधियां याद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है कि पहले आंग्ल मराठा युद्ध से कौन सी संबंधित थी, दूसरे से कौन सी थी, तीसरे से कौन थी। इसके अलावा आंग्ल मैसूर से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में किस प्रकार से संधियां की गई थी और कौन कौन से क्या थे आपके, कौन कौन सी संधियां हुई थी। तो पहले में कौन सी हुई थी कि मद्रास की संधि, फिर मैंगलोर की संधि, और फिर श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि। और फिर यहाँ पर ऐसे पूछा जाता है कि यहाँ पर जो अंग्रेज जो गवर्नर थे या अधिकारी थे वो कौन कौन से थे। तो आप यहाँ पर हार्डिंग था, यहाँ पर भी हार्डिंग था, यहाँ पर कार्नवालिस, यहाँ पर कौन सा था, कार्नवालिस, कार्नवालिस। और जो चौथा है, चौथे के अंदर कौन था, वेलेजली, वेलेजली। तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन से तो अंग्रेज अधिकारी थे और पहले आंग्ल मैसूर के बाद में कौन सी संधि हुई थी, दूसरे में कौन सी हुई थी, तीसरे में कौन सी हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर कि पहले आंग्ल जो मैसूर युद्ध था इसमें नेतृत्व किसने किया था, तो हैदर अली ने किया था, यहाँ पर भी हैदर अली ने किया था। यहाँ पर तीसरे में टीपू सुल्तान आ गया था और चौथा जो आंग्ल मराठा था उसमें भी कौन सा, टीपू सुल्तान था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि श्रीरंगपट्टनम वाला इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम जो तीसरा युद्ध था इसको जीतने के बाद में देखिए किस प्रकार से जो कार्नवालिस ने एक कथन दिया था कि हमने क्या कर लिया, अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही क्या कर लिया है, हमारा जो दुश्मन है ना उसको कमजोर कर दिया है। ये कोटेशन पूछा जाता है हमेशा श्रीरंगपट्टनम से। और जो चौथा था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, वहां से क्वेश्चन आता है कि पूर्व को अपने कदमों में कर लिया है, पूर्व को अपने कदमों में कर लिया है। ये कथन था वेलेजली का, पूर्व को हमने अपने कदमों में कर लिया, ये वेलेजली का था। अब यहाँ से एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर मैसूर के अंदर जो नेतृत्व वो कौन कर रहा था, हैदर यहाँ पर इस प्रकार से टीपू कर रहा था। और एक तरफ यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम की जो थे वहाँ पर कौन सा कोटेशन दिया गया और अंग्रेज अधिकारी कौन सा था। इस प्रकार से आपको तैयार करने हैं। आंग्ल मैसूर और आंग्ल मराठा को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। एक एक क्वेश्चन दोनों टॉपिक से आता है। अब देखिए बात करें आगे कि इसके अलावा बात करें यहाँ पर 1857 की क्रांति तो मैंने बहुत अच्छे से करवाई हुई है। 1857 की क्रांति प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो और आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ट्रिक और कहानियों के माध्यम से आपको याद करवाई हो। अब यहाँ पर कुछ बताने को नहीं कि 1857 की क्रांति इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। इसके अलावा यूरोप में पुनर्जागरण। अब यूरोप में पुनर्जागरण में आपको क्या पढ़ना है, जैसे मूर्ति कला के अंदर आपको पढ़ना है। और उसके अलावा मानवतावाद का पिता किसे कहा जाता है, बुकासियो की रचना कौन सी है, चौसर की रचना कौन सी है, क्रूसेड क्या होता है, इनके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके अलावा लोरेंजो गिबर्टी उसको पढ़ना है। डोनेतेला है, डेविड की मूर्ति बनाई थी। माइकल एंजेलो को आपको सबसे ज़्यादा समय देना है। समय देने का मतलब अच्छे से तैयार करना है कि माइकल एंजेलो ने क्या क्या काम किया था। इसके अलावा फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में क्या करना आपको कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में आपको ट्रिपल अलायंस पढ़ना, अच्छे से ट्रिपल आतांत पढ़ना है कि हार्दिक समझौता क्या था, बाल्कन युद्ध क्या थे, तात्कालिक कारण इसका क्या था और अमेरिका ने अब कब इसमें प्रवेश किया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। पहले विश्व युद्ध में अमेरिका ने कब प्रवेश किया, 6 अप्रैल 1917। एक बार फिर से देख लेना, ठीक है ना। हो सकता है कि डेट है जो दिमाग से निकल गई, आप फिर से अच्छे से देख लेना आपने कि अमेरिका ने कब प्रवेश किया गया। ब्रेस्ट लिटोस की संधि क्या थी, पेरिस सम्मेलन कब हुआ, कौन कौन से देशों ने भाग लिया, वर्साई की संधि कौन कैसी थी, क्या क्या इसके अंदर बातें कही गई थी, इसकी शर्तों को अच्छे से याद करना है। इसके अलावा देखिए ट्रियानो की संधि किसके साथ की गई, न्यूइली की संधि किसके साथ की, सेंट जर्मन की संधि किसके साथ की गई और सेब्रे की संधि किसके साथ की गई, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है।
सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको ऑपरेशन सी लायन क्या था, ऑपरेशन बारबोसा क्या था, विल्स क्रीज क्या थी, ब्रेटन वुड सम्मेलन क्या था, अटलांटिक चार्टर क्या था, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। लीग ऑफ नेशंस और जो यूएन थे ना, इनके अंग को आपको अच्छे से पढ़ना है कि इनके कौन कौन से अंग हैं और इनका मुख्यालय कहाँ पर है। यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से तैयार करना है अंग जो है इनके और उनके जो मुख्यालय है वो, और उसके अलावा लीग ऑफ जो नेशन है उसकी असफलताओं को अच्छे से याद करना है कि कौन कौन से मैटर थे जहाँ पर लीग ऑफ नेशंस असफल हो गई। इसके अलावा बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है कि साइट इन राजस्थान। तो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर बताने के लिए कुछ वैसे स्पेशल नहीं है क्योंकि आपके पहले पेपर में भी आएगा और इस सेकंड पेपर में भी आ रहा है। इनको आपको अच्छे से एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। गुहिल है, गुर्जर प्रतिहार है, राठौड़, चौहान, कछवाहा, ऐसे ये नेक्स्ट टॉपिक दे रखा आपको, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बात करें ग्रेजुएशन लेवल का, देखिए मैंने केवल और केवल, देखिए समस्या क्या होती है बच्चों के, आधुनिक भारत तो ना फिर भी पढ़ते रहते हैं, कोई ना कोई हर कोई इसी एग्जाम में क्या होता है आधुनिक भारत के टॉपिक आप पढ़ते रहते हो क्योंकि एग्जाम के अंदर आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो तो सभी बच्चे फेमिलियर होते हैं। लेकिन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में क्या होती है कि थोड़ी समस्या होती है कि कौन सा टॉपिक को समय दें, कौन से को कम दें, कौन से को ज़्यादा दें, कहाँ से बार बार रिवाइज करें। तो ये समस्या आपकी आज सोल्व हो जाएगी। तो देखिए ग्रेजुएशन लेवल में क्या है, ग्रेजुएशन लेवल में पहला टॉपिक दिया आपको पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो पुरा पाषाण में आपको क्या होना चाहिए, ये विवरण पता होना चाहिए कि निम्न पुरा पाषाण, ये भी 3 भागों में बांटा गया, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। अब इनके तीनों के हथियार आपको अलग अलग ये याद होना ही चाहिए, चापर, चॉपिंग, हैंड एक्स, क्लेवर और स्क्रैपर, ठीक है। ये निम्न पुरा पाषाण के थे। खुरचनी वैदिक संस्कृति किसे कहा जाता है, मध्य पुरा पाषाण को कहा जाता है। लूणी उद्योग जो राजस्थान में से संबंधित है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा जो उच्च पुरा पाषाण उसे ब्लेड ब्यूरन संस्कृति भी कहा जाता है, ये अच्छे से तैयार करना है। मध्य पाषाण के उपकरणों में छोटे उपकरण काम में लिए थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। और सबसे पहले इन्हें उपकरणों का पता CL कार्लाइल के द्वारा 1867 में लगाया गया, और इनके जो स्थान है वो आपको अच्छे से तैयार करने। देखिए यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ये जो इनके हथियार है ना यहाँ से, और एक इनके जो स्थल है वहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य पाषाण काल का स्थल है, कौन सा नव पाषाण काल का स्थल है। तो एक तो आपको यहाँ से स्थलों को अच्छे से पढ़ना है। तो माइक्रोलिथ वाले जो थे मध्य पाषाण में कौन से आते हैं, बागोर, तिलवाड़ा, भीमबेटका, सराय, नाहरराय, मेहदा और दमदमा, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। बात करें नव पाषाण में क्या परिवर्तन आ गया था, तो पोलिसदार कुल्हाड़ी हथियार हो गया था। यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है वो मेहरगढ़, बुरजोम, गुफकराल, कोल्डी हवा, चौपानी, मांडो और चिरान, ये सारे के सारे नव पाषाण काल के स्थल थे, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब बात करें दक्षिण भारत में भी राग के टीले मिले, यहाँ से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं, फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे नेट का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे कोई भी PGT की एग्जाम हो कि राग के टीले कहाँ से मिले। तो कुपगल, कोडेकल, पिकलीहल, मास्की, उतनूर, पुलवाय, ये दक्षिण भारत के अंदर कुछ स्थल हैं जहाँ से राग के टीले मिले। तो आपको एक तो यहाँ से आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि स्थल जो है वो कहाँ पर है, कौन से स्टेट के अंदर है, ये आपको इंपॉर्टेंट है याद करना कि कौन सा जो स्थल है वो कौन से स्टेट के अंदर है। ताम्र पाषाण काल में यहाँ पर आपको जो पढ़ना है वो मालवा संस्कृतियाँ पढ़नी है, जिनमें आपको जोरवे को अच्छे से पढ़ना, देमाबाद को, इनाम गाँव को और आहड़ संस्कृति को, इनको अच्छे से पढ़ना है। वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल के अंदर देखिए जो क्वेश्चन आता है ना, जो टफ क्वेश्चन आएगा ना, वो तो आएगा, आप मान सकते हो कि एक तो जो आएगा कि निवास स्थान का मत, कि कोई तो कहेगा कि ये तिब्बत के निवासी थे, कोई कहेगा मध्य एशिया के थे। जैसे तिब्बत में कौन कह रहा है कि स्वामी जो दयानंद थे वो, और जो पॉजिट्रोन थे वो तिब्बत कह रहे हैं, मध्य एशिया मैक्स मुलर कह रहा है। इस प्रकार से सब सिंधु से आए थे, जो क्षेत्र था इनका था। ये आपको याद करना है कि निवास स्थान का जो मत है वो आपको अच्छे से तैयार करना है। ये 3 मत तो आपको अच्छे से तैयार करने। बोगजकोई अभिलेख को आपको अच्छे से पढ़ना है कि बोगजकोई अभिलेख में जो आपके वैदिक देवता है ना उनका उल्लेख किया गया है, तो इंद्र, वरुण और नाथसे का। ऋग्वेद में की बात करें तो कौन कौन सी नदियों का उल्लेख किया गया है, तो आप देखोगे कि सिंधु नदी के पूर्वी और पश्चिमी जो नदियां थी उनका उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंदर, तो वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और ये जो नाम है ना ये याद होना चाहिए। वितस्ता किसे कहा जाता है, झेलम को अस्किनी, चिना, पुरुषनी, रावी, विपाशा, व्यास, सतुद्री और सतलज। इस प्रकार से सरयू, रसा, कुंभा, कुम्र, गोमल और सुवास्तु, ये तो क्या थी, पश्चिम में थी सिंधु नदी के, और ये पूर्व में। इसके अलावा ये क्रम आपको याद रखना है कि ऋग्वेदिक काल में जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। दशराग युग को अच्छे से याद करना है कि दशराग युद्ध ना कौन से मंडल के अंदर है, तो 7वें मंडल में दशराग युद्ध का वर्णन है। 10वें मंडल को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है कि पुरुष सूक्त है 10वें मंडल में, और इसी पुरुष सूक्त में क्या कहा गया है
कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ना, उनका वर्णन किस में आया है? पुरुष सूक्त के अंदर आया है 10वें मंडल के अंदर। इसके अलावा मैं कवि हूँ, मेरे पिता भीषज हैं, मेरी माता क्या करती है? वो चक्की पीसती है। इस प्रकार से ये वर्णन दिया है 10वें मंडल के अंदर ही। यम यमी संवाद है वो भी कहाँ पर है? 10वें मंडल की। ये आपको इंपॉर्टेंट याद करने वाले। ऐत्रेय ब्राह्मण को आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ऐत्रेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण और वृहदारण्यक उपनिषद, इनको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि यहाँ पर जो विवरण दिया ना उन्हीं में से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा सभा, समिति, विदत, इनके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है। एक जैसे वृहदारण्यक उपनिषद में एक कथन आता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि किसके अंदर उल्लेखित है? तो वृहदारण्यक उपनिषद के अंदर। इसके अलावा राजसूय एक को याद करना है, अग्निष्टोम को याद करना है और श्रोत्रामणि एक को याद करना है। इसके अलावा तैत्तिरीय उपनिषद जिसमें कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद में तत्व त्वम असि की अवधारणा दी गई है। इसके अलावा ऋग्वेदिक और उत्तरवेदिक काल में आपको अंतर याद करना। आप है ना पेज को 2 भागों में डिवाइड करोगे, एक तरफ लिखोगे ऋग्वेदिक, एक तरफ लिखोगे उत्तरवेदिक। क्या अंतर आया वो दोनों में अंतर आपको अच्छे से याद करना है। जैन और बौद्ध धर्म की बात करें तो जैन धर्म में देखिए, वैसे तो देखिए आपके सभी तीर्थंकर इतने याद नहीं होंगे, लेकिन आपको पहले तीर्थंकर का पूरा वर्णन आपको याद होना चाहिए, पहले का और 23वें का और 24वें का। उसके अलावा ये जो मैंने नाम लिखे ना, इनके सभी के जो प्रतीक चिन्ह है ना, कि किसी का सिंह है, किसी का कमल है, किसी का कलश है, ये जो नाम लिख दिए इन सभी के आपको क्या होने चाहिए? प्रतीक याद होने चाहिए। इसके अलावा जैन धर्म से पंच महाव्रत आपको याद होने चाहिए। क्रियामण कृत सिद्धांत ये आपको याद होना चाहिए। देखिए वहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि वहां पर जैन धर्म भी लिखा रहेगा एग्जाम के अंदर, बौद्ध धर्म भी लिखा होगा, और फिर आपको ये क्रियामाणकृत सिद्धांत भी देगा, आपको प्रतीतवाद भी देगा और स्यादवाद भी देगा, और वहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि इनको बार बार तैयार करना है। और जैसे यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया कि स्यादवाद क्या है, अनेकांतवाद क्या है, आश्रव क्या है, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, केवल्य क्या है, संलेखना क्या है, और उसके अलावा दोनों जैन संगीतियों को आपको अच्छे से तैयार करना है कि जो जैन साहित्य था वो कौन सी संगीति के अंदर रचा गया। कि पहली जैन संगीति के अंदर तो केवल 12 जो आपके जो आगम है, आगम की जो रचना की गई, 12 अंग तो पहली संगीति के अंदर, फिर बाकी जो बच गए वो दूसरी संगीति के अंदर किया। इसके अलावा श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर आपको याद होना चाहिए। इन चीज़ों पर तो आपको फोकस करना है। देखिए ये पॉइंट लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये इतने से ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे, टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है इनके ऊपर आपको फोकस करना है। बौद्ध धर्म की बात करें तो हीनयान वर्सेस महायान, यानी कि आपको हीनयान महायान में अंतर पता होना चाहिए। 4 आर्य सत्य याद होने चाहिए। अष्टांगिक मार्ग क्या था वो पता होना चाहिए। प्रतीत समुत्पाद क्या था, उपसंपदा, उपोषत और अष्ट महास्थान और बौद्ध संगीतियाँ क्या थी, किस किस के काल में हुई थी, वो आपको तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा विशुद्ध अभी बताया था मैंने, विनय, विनय पिटक, सु का मतलब सुत पिटक और ध का मतलब अभिधम पिटक, ये अच्छे से आपको तैयार होने चाहिए तीनों। अब देखिए बौद्ध संगीतियों से प्रश्न आते हैं। बौद्ध संगीति से बहुत फेवरेट क्वेश्चन बनता है कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर कि पहली बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, तो पहली कहाँ पर हुई? राजगृह में हुई, फिर वैशाली, ठीक है, फिर पाटलिपुत्र और फिर कुंडलवन। अजातशत्रु के काल में, ये अजातशत्रु के काल में हुई। फिर ये कालाशोक, काला शोक या काला अशोक। फिर ये अशोक के काल में, ये कनिष्क के काल में। ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई और किसके काल में हुई। इसके अलावा फिर इनके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस और ये फिर वसुमित्र। इस प्रकार से आपको ये क्या करना पड़ेगा, जो चारों बौद्ध संगीतियाँ थी उनको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और ये क्वेश्चन आप देखोगे कि चाहे एसएससी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, कोई भी हो, चाहे नेट हो, हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आता है। अब देखिए ये आपकी हो गई बौद्ध संगीतियाँ हो गई। इसके अलावा देखिए अब आपको क्या है कि शुंग वंश, कर्ण वंश, इंडो ग्रीक वंश, कुषाण वंश दे रखा, आपको पश्चिमी क्षत्रप दे रखा। इनमें से आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो कुषाण वंश में, और वो भी किसके ऊपर? कनिष्क के ऊपर आपको फोकस करना है। उसका जो कौन सा अभिलेख था, रबाता का अभिलेख था, और कनिष्क को आपको अच्छे से पढ़ना है। गुप्त काल की बात करें तो देखिए प्रशासन तो मैंने बता ही दिया। आप कोई भी काल पढ़ रहे हो, किसी भी शासक को पढ़ रहे हो, प्रशासन जो है, प्रशासनिक व्यवस्था, उसको अच्छे से तैयार करना है। तो गुप्त काल में एक तो ये क्रम आपको याद करना है अच्छे से, ग्राम है, पेट है, विथि है, विषय है, प्रांत है और केंद्र है।
अब बात करें समुद्रगुप्त को अच्छे से पढ़ना है, जिसमें आपको प्रयाग प्रशस्ति को अच्छे से पढ़ना है, और समुद्रगुप्त के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे, जो मुद्राएं चलाई गई थी सिक्के की, कौन कौन से प्रकार के सिक्के चलाए थे, उनको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा समुद्रगुप्त की जो दिग्विजय की नीति थी, जो अड़ोसी पड़ोसी थे उसके, उनको जीतने की जो नीतियां थी उनको आपको अच्छे से पढ़ना। जैसे आर्यावर्त को प्रसबोधरण की नीति थी अपनाई थी, दक्षिणापथ के लिए ग्रहण मोक्षानुग्रहण, आठविक राज्यों के लिए प्रचारीकृत की नीति, प्रत्यंत राज्यों के लिए सर्वकर दान व्याकरण, और विदेशी राज्यों के लिए आत्मनिवेदन कन्योपायन। ये आपको अच्छे से तैयार करना है कि कौन कौन सी नीतियां अपनाई थी। इसके अलावा गुप्तकालीन साहित्य और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न याद करने, आपको फाहियान के विवरण अच्छे से तैयार करने कि फाहियान ने कौन कौन से विवरण दिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें तो मेहरौली स्तंभ को अच्छे से देखना है। इसके अलावा कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के लेखों को अच्छे से पढ़ना है, जो इनके अभिलेख थे। जैसे स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है, भीतरी अभिलेख, इनमें हूणों के आक्रमण की जानकारी आपको मिलेगी। जूनागढ़ के अभिलेख को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा ब्रह्मदेव क्या था, अग्रहार क्या था, भाग, भोग, उद्रंग, ध्रुवाधिकरण, महाक्ष, पटलिक, कर्णिक और दिवीर क्या थे। इसके अलावा वर्धन वंश में आपको हर्ष को पढ़ना है, वेनसांग को पढ़ना है, उसके विवरण पढ़ने, बाण भट्ट हर्षचरित को पढ़ना है, कादम्बरी, चंडी शतक, ठीक है, ये इनकी रचनाएं थी बाण भट्ट की, इनको अच्छे से पढ़ना आपको। इसके अलावा हर्ष के अंदर आपको ये दो चीजें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, एक तो कन्नौज महासभा और एक प्रयाग महामोक्ष परिषद। और प्रयाग महामोक्ष परिषद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले दिन क्या करते थे, बुध की पूजा, दूसरे दिन सूर्य की पूजा, तीसरे दिन शिव की पूजा। इसके अलावा हर्ष को क्या कहा जाता था, सकलोत्तरापत कहा जाता था, और किसमें कहा जाता था, एहोल अभिलेख में। ये फेवरेट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम हो कि एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है, लेकिन हर्ष को सकलोत्तरापत कहा गया। प्रशासन को आपको देखना है, जिसमें आपको क्या देखना है, भंडी कौन था, अवंती कौन था, सिंहनाद कौन था, कुंतल कौन था, ये हर्ष के प्रशासन से संबंधित व्यक्ति थे। और ग्राम, विषय, भुक्ति, इनको अच्छे से देखना है। अब बात करें, अब देखिए छठा सातवां जो क्वेश्चन था मैंने लिखा नहीं है, आप अच्छे से देखना सिलेबस। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि ये पूरा सिलेबस नहीं है, मैं केवल जो इम्पोर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस जो हैं, टॉपिक जो हैं, उनके ऊपर मैं केवल बात कर रहा हूँ कि यहाँ आपको फोकस करने की जरूरत है। तो छठा सातवां वो उसके अंदर, आठवें के अंदर क्या लिखा हुआ है, भक्ति और सूफी आंदोलन है। आप देखिए इनमें ये टॉपिक आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। बेसरा क्या था, बासरा, खानका, मुरीद, मुर्शीद, फन्ना क्या था, समा क्या था, मकतूबात, मुल्फुजात। उसके अलावा तजकिरा क्या होते थे, मुल्फुजात में क्या था, फवाइदुल फवाद, ये मुल्फुजात है। तजकिरों में अखबार उल अखयार भी क्या है, तजकिरा है। और इसके साथ में आपको ये और बता दूं, जो कक्षा 12 की जो किताब है ना, मध्यकाल की सेकंड पार्ट, उसके अंदर ये सारी चीज़ें दी गई है एनसीईआरटी के अंदर। और वो एनसीईआरटी मैंने एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से 2 घंटे के अंदर पूरी किताब करवा दी है, 2-2.5 घंटे के अंदर पूरी किताब करवा दी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना उसको, एनसीईआरटी लिखा होगा पार्ट 2। तो आपको अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको एनसीईआरटी कि जो शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वो जरूरी है आपको पढ़ना। तो एक बार आप वीडियोज को जरूर देख लेना, आपको बहुत फायदा मिलेगा उससे। अब देखिए आगे, सिलसिलों के संस्थापक आपको याद करने कि कौन से सिलसिले का संस्थापक कौन था। सीधे क्वेश्चन आते हैं कि कादरी सिलसिले का संस्थापक कौन था, चिश्ती सिलसिले का कौन सा था। इसके अलावा यहाँ से आप भक्ति आंदोलन में आपको ये मतों के कौन से मत का प्रतिपादन किस व्यक्ति के द्वारा किया गया वो पढ़ना है आपको। शंकर देव को आपको और वल्लभाचार्य को अच्छे से पढ़ना है। शंकर देव ने कीर्तन घोष रचना की, भगवती धर्म चलाया, और ये कहाँ पर चला रहे थे, असम के अंदर ये भक्ति आंदोलन के प्रणेता थे। बरकरी और धरकरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि बरकरी के जो संत थे वो कौन से थे, बरकरी संप्रदाय के, और धरकरी के अंदर कौन से थे। चोखा मेला को पढ़ना है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि एक दलित व्यक्ति है ना चोखा मेला, ये भक्ति आंदोलन के नेता थे। उसके अलावा मुगल प्रशासन, तो मुगल देखिए प्रशासन में है ना आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, प्रशासन तो जहाँ भी दिख जाए पूरा अच्छे से तैयार करना है। इसमें चाहे मनसबदारी हो, चाहे जागीरदारी हो, चाहे दक्कन की नीति हो मुगलों की, वो सब पढ़ना है आपको। मराठा के अंदर देखिए शिवाजी का प्रशासन आपको देखना है, शिवाजी का प्रशासन देखना है। इसके अलावा चौथ सरदेशमुखी को अच्छे से तैयार करना है। और चौथ में अब आजकल का एक ट्रेंड बन गया कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौथ का बंटवारा किस प्रकार से होता था। ये 4 भाग दिए गए हैं कि बबूती, सहोत्रा, नाडकुंडा और मोकासा। इन चारों में भी कौन कौन से में कितने परसेंटेज दिया जाता था वो आपको अच्छे से तैयार करना है। पुरंदर की संधि को अच्छे से तैयार करना है कि शिवाजी और जयसिंह के मध्य संधि हुई थी, उस संधि की शर्तों को याद करना है। एक एक शर्त को आपको अच्छे से तैयार करना है कि कितने किले जो थे वो मुगलों को सौंप दिए, कितने उनके पास में रहे, शिवाजी के पास में शिवाजी ने अपना बेटा वहाँ दरबार में छोड़ दिया, कितने सैनिकों की सहायता की जाएगी। ये पूरे की पूरी पुरंदर संधि अच्छे से याद करनी। जो शिवाजी के 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, दोनों की डेट्स आपको याद होनी चाहिए।
इसके अलावा जो भू राजस्व व्यवस्था थी उसको अच्छे से तैयार होना चाहिए। पैदल जो अश्वारोही सेना थी उनका पदानुक्रम आपको तैयार होना चाहिए। इसके अलावा सेना करते पद किसने बनाया और किसने हटाया, अष्टप्रधान किसने बनाया और किसने हटाया, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट बात करें भारत का संवैधानिक विकास। तो देखिए संवैधानिक विकास में बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन पढ़ने तो सभी हैं ये नहीं, आपको ये नहीं करना है कि सर ने ये कह दिया कि इन पे फोकस करना है और बाकी छोड़ दिया ना। टॉपिक सभी पढ़ने हैं, एक एक टॉपिक को पढ़ना है। और आपकी मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको अंगुलियों पर याद होने चाहिए टॉपिक, कि मेरे सिलेबस के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से के ऊपर मेरे को ज़्यादा समय देना है। तो यहाँ पर देखिए जो ज़्यादा समय आपको देना है, अच्छे से तैयार करना है, वो एक तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है और एक 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है। इसके अलावा 1813 का चार्टर भी अच्छे से तैयार करना है, 13 और 33 का चार्टर। 1858 का अधिनियम आप 1857 की क्रांति के बाद में पढ़ लेते हो। इसके अलावा आपको 1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम है और 1919 का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इनके ऊपर आपको फोकस करना है। तो एक तो ये होगा 1 2 3 4 5, इनके ऊपर अच्छे से फोकस करना आपको। इसके अलावा विऔद्योगिकरण को पढ़ना है और धन निष्कासन का जो सिद्धांत था, या दादा भाई नौरोजी और जो आर.सी. दत्त की जो 2 बुक्स हैं, आर.सी. दत्त की एक बुक तो और एक दादा भाई नौरोजी की बुक, और दादा भाई नौरोजी के जो कथन है धन निष्कासन को लेकर, वो आपको अच्छे से तैयार करने। भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी को अच्छे से तैयार करना है कि कितने प्रतिशत एरिया के अंदर स्थायी बंदोबस्त लागू था, कितने के अंदर रैयतवाड़ी और कितने के अंदर महलवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा तैयार किया गया था, किसके द्वारा लागू किया गया था, कार्नवालिस के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई थी, महलवाड़ी किसके द्वारा लागू की गई थी, ये बातें आपको अच्छे से तैयार करनी। सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में, तो सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में देखो 3 व्यक्तियों को तो आप पहले पेपर के अंदर भी पढ़ रहे हो। आर्य समाज को पढ़ोगे, ब्रह्म समाज को पढ़ोगे, स्वामी विवेकानंद को पढ़ोगे। इसके अलावा और भी जो बच जाते हैं, जैसे आप कह सकते हो कि जो धार्मिक और सामाजिक सुधार पुनर्जागरण के जो व्यक्ति थे, जैसे महादेव गोविंद रानाडे हैं, उसके अलावा ज्योतिबा फूले हैं, इन प्रकार के व्यक्तियों को भी आपको पढ़ना है। तो देखिए जो ये सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण में 3 व्यक्तियों को तो मैंने करवा दिया है और कहानी के माध्यम से याद करवाया। आप जाकर चेक कर सकते हो, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद को अच्छे से। इसके अलावा भारत स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लेकर के 1919। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है और एक प्रकार से पूरे भारत का, आप कहोगे कि आधुनिक भारत का पूरा इतिहास है। तो अब यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार करना है इसको। इसके अलावा अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम से देखिए क्या याद करना आपको। एक तो बस्तियाँ याद करनी है आपको, कि उत्तर से दक्षिण तक का क्रम आपको याद होना चाहिए, कि ऊपर से कौन सी बस्ती थी, दक्षिण में कौन सी थी। इसके अलावा चार्टर प्राप्त कौन सी थी, शासक की अनुमति से कौन सी बस्ती स्थापित की गई थी। इस प्रकार से आपको ये तैयार करनी है बस्तियाँ। उसके अलावा फिर ये जो 4 एक्ट थे ना, शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टरिंग और स्टाम्प एक्ट, ये कब लागू किए, प्रधानमंत्री कौन था इस समय। इसके अलावा जो स्टाम्प एक्ट के समय जो स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक जो आंदोलन हुए थे, संगठन बने थे, उनको आपको अच्छे से याद करना। इसके बाद में बोस्टन हत्याकांड और बोस्टन टी पार्टी अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली महाद्वीपीय कांग्रेस और द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस भी याद होना चाहिए, और एक युद्धों का क्रम याद होना चाहिए, कि बंकर हिल का युद्ध हुआ, साराटोगा का युद्ध हुआ, यॉर्क टाउन का युद्ध हुआ। एक इनका क्रम आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, और अंग्रेज अधिकारी और अमेरिकन अधिकारी भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से युद्ध में कौन सा अंग्रेज अधिकारी था और कौन सा अमेरिका का सेनापति था। इसके बाद में औद्योगिक क्रांति में आपको फोकस करना, ड्रिल पर, बैकवेल पर जो पशुपालन के से संबंधित है, जॉन के फ्लाइंग शटल, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, म्यूल, कॉटन जिन, टेलीफोन, रेडियो, स्वेज नहर, इनके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके अलावा फ्रेंच क्रांति की बात करें तो नेपोलियन को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, कि नेपोलियन किस प्रकार से, जो नेपोलियन की घटनाक्रम था, कि किस प्रकार से हुआ है कि छोटे से सैनिक के रूप में से निकलकर वो किस प्रकार से फ्रांस का सम्राट बन जाता है। नेपोलियन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इटली और जर्मनी का एकीकरण, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर मैं ये बता नहीं रहा हूँ कि यहाँ पर बताने को कुछ है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से, क्योंकि आधुनिक जब आप पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर संभावनाएं कम हो जाती हैं कि क्या इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बात करें कि रूस की क्रांति है, राजस्थान में 1857 की क्रांति है, किसान जनजाति आंदोलन और मुगल राजपूत संबंध, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। अब पीजीटी लेवल की बात करें तो देखिए, मौर्योत्तर युग में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति।
अब देखिए आपको मैप बनाने, आप ये बात याद रखना कि आप कहीं पर भी जैसे कुछ मैप आपको हमेशा तैयार रहने चाहिए। जैसे कौन कौन से की बात करूँ, एक तो जैसे हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ना, वो मैप आपको याद होना चाहिए अच्छे से, हड़प्पा से संबंधित कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। एक महाजनपद कालीन जो है वो आप मैप बनाओगे कॉपी के अंदर। इसके अलावा आप क्या करोगे, जो मौर्योत्तर युग में समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति है वहाँ का मैप। और मैप भी कौन सा, पूर्वी व पश्चिमी तट के बंदरगाह, कि भारत में जो पूर्वी और पश्चिमी तट के बंदरगाह है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्वी और पश्चिमी तट में कौन कौन से बंदरगाह थे मौर्योत्तर युग के अंदर, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक मैप उसका बनाओगे आप। अब देखिए यहाँ पर क्या पढ़ना आपको इंपॉर्टेंट, कि पूर्वी पश्चिमी तट के बंदरगाहों का मैप आपको बनाना है कि पूर्वी तट पर कौन से बंदरगाह थे, पश्चिमी पर कौन से थे। इसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उरेयूर अरिकमेडु को आपको अच्छे से पढ़ना है। और यही क्या था आपका भारत रोमन काल से संबंधित जो है साक्ष्य मिलेंगे। अरिकामेडु बहुत इंपॉर्टेंट है। नासिक प्रशस्ति अच्छे से पढ़नी है। और मनुस्मृति में जितने विवरण दिए उनको अच्छे से पढ़ना है। श्रेणी संगठन पढ़ना है। कारसारपण क्या था और इंडो रोमन व्यापार किस प्रकार से हो रहा था वो अच्छे से याद करना है मौर्योत्तर युग के अंदर। दक्कन और दक्षिण भारत में सातवाहन, संगम, चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट। देखिए इसको थोड़ा अच्छे से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कि दक्षिण का जो इतिहास है ना, एक प्रकार से देखें तो क्या है कि थोड़ा टफ लगता है अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को टफ लगता है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे टॉपिक हैं कि जिनको आपको बार बार पढ़ना है, उनके ऊपर तो आपको फोकस करना ही है। तो देखिए कौन कौन से हैं। जैसे सातवाहन में आपको एक तो नाना घाट अभिलेख को अच्छे से देखना है, और एक जोगल थम्पी जो मुद्रा भांड है उनको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा सातवाहन वंशों में गौतमी पुत्र सतकर्णी को अच्छे से पढ़ना है। और यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं इनकी उपाधियों से। जो दक्षिण भारत का जो इतिहास है, संगम इतिहास कहोगे आप, या जो सातवाहन कहोगे, चालुक्य, पल्लव, चोल, चेर, चोल, पांडे जिन्हें आप कहते हो दक्षिण भारत के अंदर, यहाँ से ज़्यादा संभावना होती है कि जो शासक है उसकी एक तो उपाधि, इसके अलावा जो संगम साहित्य है ना उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, देखिए इनकी कितनी उपाधियां थी। अद्वितीय ब्राह्मण अपने आप को कहते थे, आगमन निलय, क्षत्रिय दप मान मर्दन, क्षत्रियों का जो मान मर्दन करने वाला, शक यवन पल्लव निषूदनम, यानी कि इनका नाश करने वाला, शक यवन और पल्लव का नाश करने वाला, खखरात वश निर्वशेष सकरस, यानी कि जो क्षहरात्र वंश था उसका मानवर्धन करने वाला। ये इतनी सारी उपाधियां थी गौतमीपुत्र सतकर्णी की, तो इनको अच्छे से पढ़ना है गौतमीपुत्र सतकर्णी को। अब संगम जो युग है ना, वहां पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए कि पहले संगम कब हुआ था, दूसरा संगम कब हुआ था, तीसरा संगम कब हुआ था, और दूसरी बात करें कि इनको आश्रय किसने दिया था, संगम युग में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो पहले में कहाँ पर हुआ था, मथुरा के अंदर हुआ था, अगस्त्यस ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरा कपाटपुरम में तोलकापियर अध्यक्ष थे और तोलकापियम की रचना दूसरे संगम के अंदर हुई थी। तीसरा था उत्तरी मथुरा में नकरीर के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई। इसके अलावा जो महाकाव्य संगम युग के, मैंने पहले भी बता दिया आपको, एसएमसी क्या बताया था आपको, शिल्पादिकरम, मणि मेखले और चिंतामणि, इनको अच्छे से तैयार करना है कि कौन सा जैन धर्म से संबंधित था, कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित था, कौन कौन से शासकों का और किन व्यक्तियों का इसके अंदर विवरण आया है, इलियड ओडिसी कौन से थे। इसके अलावा अहनानारू को अच्छे से पढ़ना है, पुत्तु पात्तु को अच्छे से पढ़ना है। कोई तो 10 कविताओं का संग्रह होगा, कोई 8 कविताओं का संग्रह होगा। परिपादल को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा चेर चोल जो पांडे थे इनके बंदरगाहों को अच्छे से तैयार करना है कि चेरों के बंदरगाह कौन से थे, चोलों के कौन से थे, पांड्यों के कौन से थे। और ये आपको मैप में भी पता होना चाहिए कि चेर कहाँ पर थे, चोल कहाँ पर थे। देखिए की बात करेंगे भारत के मैप के अंदर, तो इधर तो है चेर, ये तो रहे चेर, इधर है चोल और इधर है पांडे। अब इनके बंदरगाहों को आपको लिखने, ये मैप बनाने आपको कि चेर चोल पांड्यों के बंदरगाहों को आप लिखोगे। अब चेरों की राजधानी क्या थी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वांजी या क्रूवर, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, इनके जो राज्य था इनका प्रतीक चिन्ह था चेरों का धनुष था। इसके अलावा चेर राज्य में 2 व्यक्तियों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, एक तो नेदुजेरल आदन और एक सेन गुटवन, और सेन गुटवन को लाल चेर भी कहा जाता था। चोल के अंदर चोल की जो राजधानियां थी वो क्या थी, उत्तरी मुलनूर, उरेयूर और बाद में क्या थी, पुहार थी। इनका जो प्रतीक जो चिन्ह था, राज चिन्ह था, वो बाघ था। और इसके अंदर आपको पढ़ना है, करिकाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है चोल शासक के अंदर। पांड्यों में आपको और कोई 3 की राजधानी, मदुरई राजधानी थी, इनका जो राज चिन्ह था वो क्या था, मछली था। और पांड्यों के अंदर 2 शासकों को अच्छे से पढ़ना है, एक तो नेडियोन को और एक नेडू जेलियन को।
इसके अलावा ये नाम आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। वेलार कौन थे, पेरियार कौन थे, पुलेयन ए नियर, वारियम क्या थी, वारियम वरी क्या थी, इरे या करे किसे कहते थे, कदमई क्या थी, पाले क्या थी, मूल्य क्या थी, नेथल क्या थी। ये सब आपको याद होना चाहिए अच्छे से। चालुक्यों के अंदर बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय को अच्छे से पढ़ना है। एहोल अभिलेख में जो जो बातें लिखी है वो आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें विक्रमादित्य द्वितीय को पढ़ना है, जिसकी उपाधि क्या थी, काचिकोण थी। इनकी पत्नियां थी लोक महादेवी, त्रिलोक्य महादेवी। इसके अलावा चोल साम्राज्य के अंदर आपको क्या करना है, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजाधिराज प्रथम को अच्छे से तैयार करना है। चोल प्रशासन से और चोल काल से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब जैसे राज प्रथम था तो इसकी उपाधियां कौन कौन सी थी, यहीं से क्वेश्चन आता है इनका ज्यादा। अरुमोली वर्मन, चोल मार्तंड, कंडलूर सोल, सालेकल, मरुत और मुम्मादी चोल, ये किसे कहा जाता था, राज प्रथम को कहा जाता था। इसके अलावा राज प्रथम ने किन्हें हराया था, सी का मतलब है यहाँ पर चेरों को हराया था, पी का मतलब पांड्यों को हराया था, एस का मतलब फिर श्रीलंका को भी हराया और कलिंग को जीता। और उसके अलावा फिर लास्ट की जो जीत होती है ना, इसकी कौन सी होती है, मालदीव की जीत होती है। ये था राज प्रथम का। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, राज प्रथम के द्वारा। राजेंद्र प्रथम के अंदर भी जैसे उपाधियां याद रखोगे, अच्छे से याद रखोगे, और इनका जो साम्राज्य विस्तार था वो आपको याद रखना, राजेंद्र चोल का। तो गंगकोण पंडित चोल या मुंडी गोंड चोल किसे कहा जाता है, राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। इसके अलावा राजाधिराज प्रथम को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा ग्राम प्रशासन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है कि उदासीन वारियम क्या थी, तोट वारियम क्या थी, पौन वारियम, एरिय वारियम, संवत्सर वारियम क्या थी, पल्लीचंदम क्या थी। ये देखिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। पल्लीचंदम क्या थी, साल भोगम क्या थी, वेलन वगाई क्या थी, ब्रह्मदे क्या होते हैं, चतुर्वेदी मंगलम क्या होते हैं, मंडपुर, कदमई, कदमे, मनई, हीरे, ये क्या थे। इन सब को आपको अच्छे से तैयार करना है दक्षिण भारत के राजवंशों में। इसके अलावा कुलोतुंग प्रथम से हमेशा क्वेश्चन आता है, एक तो 72 प्रतिनिधियों वाला आता है कि 72 प्रतिनिधियों को भेजा जाता चीन में। उसके अलावा इन्होंने भूमि का माप करवाया था, कुलोतुंग प्रथम के द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया था, भूमि सर्वेक्षण। इसके अलावा बात करें युद्ध के ऊपर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, जो राष्ट्रकूट थे उनमें आपको अमोघ वर्ष को अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा तक्कोलम का युद्ध, कोप्पम का युद्ध और कुडल संगमम का युद्ध आपको अच्छे से तैयार करना है। तक्कोलम, कोप्पम और कुडल संगमम, ये युद्ध अच्छे से पढ़ने। इसके अलावा बात करें मुगल प्रशासन में, अब देखिए प्रशासन में राजस्व प्रणाली है, सैन्य प्रशासन है, मनसबदारी व्यवस्था को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि मनसबदार कौन होते थे, उनके क्या क्या काम होते थे, क्या मनसबदारों को ट्रांसफर किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था, पूरा का पूरा विवरण आपको अच्छे से याद करना है। और जागीरदारी प्रथा को, मध्यकाल भारत में आर्थिक सामाजिक संस्कृति जो जीवन था उसको तैयार करना है। दलितों और महिलाओं का सामाजिक सुधार। इसके अलावा 19वीं शताब्दी में प्रेस और शिक्षा का विकास। शिक्षा के अंदर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है वुड डिस्पैच, हंटर आयोग और आंग्ल प्राच्य विवाद क्या था, इन तीनों को। प्रेस के अंदर बात करें तो अनुगप्ति जो नियम था 1823 का, उसको पढ़ना है। प्रेस अधिनियम या जो मेटकोप को क्या कहा जाता है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है मेटकोप को, तो इनको अच्छे से पढ़ना है। और एक वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को अच्छे से पढ़ना है। और साथ में ये भी पढ़ना है कि इसके द्वारा प्रतिबंधित होने वाले समाचार पत्र कौन कौन से थे। गांधीवादी युग है, देखिए तो गांधीवादी युग पूरा स्वतंत्रता आंदोलन चलता है, तो ये सभी नेता आपको पढ़ने हैं। पहले पेपर में भी हैं, दूसरे पेपर में भी, दोनों में। जर्मनी में नाजीवाद, इटली में फांसीवाद है। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखा नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ सारी जो टॉपिक है ना इसके अंदर जो भी हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। अब देखिए आपको फोकस किन बातों पर करना है, मैप व फ्लो चार्ट पर आपको फोकस करना है। जहां जहां मैंने बताया ना आपको वो मैप आपको बनाने हैं। अपनी कॉपी के अंदर मैप बनाओगे, कौन सा, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता का, कैसे भी बना लो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कहाँ कहाँ पर है। एक महाजनपद वाला बनाना आपको, महाजनपद हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। और एक जो आपका कहोगे आप कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिलालेख है ना, अशोक मौर्य के शिलालेख, स्तंभ लेख, उनका मैप बनाओगे अशोक के। इसके बाद में अगर बात करें तो जो दक्षिण भारत में आप चेर चोल पांड्य को पढ़ते हो तो आपको ये पता होना चाहिए चेर किधर है, चोल किधर है, पांड्य किधर है, और इनके जो बंदरगाह थे ना उनका मैप आपको बनाना है। इसके अलावा बात करेंगे तो जो मुगल साम्राज्य के अंदर जब आप पढ़ोगे तो मुगल साम्राज्य के अंदर जो 12 प्रांत थे, कभी 12 हो जाएंगे, कभी 15 हो जाएंगे, कभी 18 हो जाएंगे, कभी 21 हो जाएंगे।
इन प्रांतों के लिए आपको भी क्या बनाना है, मैप बनाना है कि कौन कौन से प्रांत किस शासक के शासनकाल में था। देखिए मैप बनाओगे ना तो आपको बहुत सी चीज़ें जो अच्छे से याद होंगी, स्थायी याद हो जाएंगी। तो मैप और फ्लो चार्ट पर आपको फोकस करना है। तो ये तो था कुछ मेरा विश्लेषण पुराने पेपर के आधार पर। मैंने आपको ये बताया कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होते हैं और आपको क्या फोकस करना है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो नज़दीक है, 5.5-6 महीने के अंदर एग्ज़ाम होने वाली है। तो किस प्रकार से आपको 7-8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, उसके ऊपर बात करेंगे। अब हो सकता है कि आपका तरीका अलग हो, लेकिन मैंने एक प्रयास किया है कि अगर आप ऐसा कुछ पढ़ते हो तो आप ये देखोगे कि वास्तव में चीज़ें आपको याद हो रही है और आपका समय वेस्ट नहीं हो रहा। तो देखिए कैसे 7 से 8 घंटे का ये प्लान मैंने तैयार किया है कि 7 से 8 घंटे आपको पढ़ना है। तो कम से कम 7 घंटे, अब मैक्सिमम आप कितना ही पढ़ सकते हो, 7 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लगभग 180 या 170 दिन का ये आपका कह सकते हो कि ये प्लान है। तो देखो आपके पास क्या है कि 4 भाग आपके पास है। आईसीटी के ऊपर मैं बाद में बात करूंगा, पहले अपन केवल इतिहास की बात करेंगे कि प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व इतिहास। इन 4 पार्टों में देखिए आपको पहले 40-40 दिन के अंदर अपन बांटेंगे किस प्रकार से तैयार करना है। तो पहले आपको 2 पार्ट को आपको लेकर चलना है, 2 पार्ट को, एक तो प्राचीन इतिहास को और एक विश्व इतिहास को, दोनों को साथ में लेकर चलना है। और ये चाहे आज से शुरू कर दो, मैं 5 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ, आज ही से शुरू करना है आपको और आज से ठीक 15 फरवरी तक 40 दिन का ये आपको अपना कर देखना है। तो आपने क्या किया, प्राचीन को लिया और विश्व को लिया, आप दोनों को 2.5-2.5 घंटे आपने दिए। प्राचीन को 2.5 घंटे दिए और 2.5 घंटे दिए आपने विश्व इतिहास को, 5 घंटे हो गए। 2 घंटे आपको क्या करना है, एक पेपर सोल्व करना है। डेली का आपको एक पेपर सोल्व करना है। अब सोल्व करने का मतलब ये हो सकता है कि आप पुराने पेपर ले आओ और उनको अच्छे से 2-2 घंटे आपको वो क्वेश्चन इसको हल करने। इन 2.5-2.5 घंटों में आपको कम से कम 10 से 15 मिनट आपको डेली रिवीजन की देनी है कि भाई आप 2.5 घंटे पढ़ने बैठे तो जो भी आपने कल पढ़ा है दूसरे दिन पढ़ने से पहले 15 मिनट पीछे वाले का रिवीजन करोगे। ऐसे ही आपको विश्व इतिहास में करना है, ऐसे ही आपको क्या करना है, प्राचीन इतिहास में करना है। और 40 दिन में आपको ये क्या करना है, प्राचीन और विश्व इतिहास को कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वहीं पर आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। इसी समय के दौरान आपको क्या करने हैं, शॉर्ट नोट्स तैयार करने, छोटे छोटे, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स ही हैं जो आपको है ना एक प्रकार से मुक्ति दिलाएंगे ना आपको, इन किताबों से छुटकारा ना ये शॉर्ट नोट्स ही दिलवाएंगे आपको। क्योंकि जब तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपका रिवीजन नहीं होगा। परीक्षा के नज़दीक जब जाओगे आप तो वहाँ पर इतना मैटर एक साथ नहीं पढ़ पाओगे, इतनी सारी किताबें जो आप पढ़ रहे हो। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करने और हर 5 दिन बाद में पूरा रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए 40 दिन हो गए ना, तो हर 5 दिन बाद में यानी कि छठे दिन आपको क्या करना है, जो 5 दिन में आपने पढ़ा उसको एक बार फिर से पढ़ना है। फिर अगले 5 दिन बाद में जो पढ़ा उसको फिर से अगले छठे दिन आपको वही पढ़ना है। यानी कि 40 दिन में आप ये कह सकते हो 5-8 40, यानी कि 8 दिन तो आपको क्या देने, रिवीजन के ही देने। अब देखिए यहाँ पर कई बच्चों की व्यथा ये होगी कि सर 40 दिन में क्या होगा। भाई मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एकदम अनजान नहीं हो इतिहास से, आपने कुछ न कुछ पढ़ा है, आपने कुछ पीछे भी एग्जाम्स दिए हैं, तो आपको ये तो पता ही है कि ऋग्वेद क्या है, उत्तरवेद क्या है, हर्ष क्या था, ठीक है। बस केवल उन चीज़ों को आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है। इसके आधार पर ये एक पैटर्न बनाया कि 40 दिन के अंदर आपको क्या करना है, प्राचीन और विश्व इतिहास को अच्छे से करना है। और ये रिवीजन, ठीक है, हर 5 दिन बाद में पूरा रिवीजन करना है और डेली 15 मिनट आपको क्या करनी है, रिवीजन को देनी है। ये आपको पहले 40 दिन तक यानी 15 फरवरी तक का आपका ये काम हो गया, यानी कि प्राचीन और विश्व इतिहास आपका तैयार हो गया। 40 दिन बाद में क्या करेंगे, 16 फरवरी से लेकर के 28 मार्च तक 40 दिन, फिर आपको मध्यकाल और आधुनिक काल को अच्छे से तैयार करना है। वही 2.5-2.5 घंटे आपको पढ़ना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, 15 मिनट वही काम करना, आपको डेली का रिवीजन करना है पीछे वाले का। अब जो 2 घंटे आपके हैं उन 2 घंटे में देखो आपको क्या करना है, क्योंकि आपने पहले महीने में आपने केवल और केवल 2 घंटे पेपर सोल्व किए। अब आपको क्या करना है, एक दिन तो एक पेपर सोल्व कर लेना है और अगले दिन क्या करना है, आपको पिछला रिवीजन करना है। क्योंकि ये जो मैटर है ना ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये अब ये 15 मिनट में होगा नहीं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे, 16 फरवरी से 28 मार्च तक आप क्या करोगे, 2 घंटे ना, मतलब एक दिन तो आप क्या कर रहे हो, पेपर सोल्व कर रहे हो और अगले दिन आप क्या करोगे, उन 2 घंटे रिवीजन करोगे। कौन से का, जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं वो पीछे वाले, उसके अलावा जो प्राचीन और विश्व का आपने पढ़ाना उसका रिवीजन आप यहाँ पर करोगे, एक दिन छोड़कर एक दिन।
और हर 5 दिन बाद में ये जो आप पढ़ रहे हो ना लगातार 2.5 घंटे का, इसमें तो आपको ये हर 5 दिन बाद में आपको एक बार पूरा रिवीजन करना है जितना आपने पढ़ा। देखिए रिवीजन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार मेरे हर वीडियोज़ के अंदर मैं कहता हूँ रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब एग्जाम हॉल के अंदर अपन बैठते हैं ना तो गलतियाँ कहाँ होती हैं कि अगर मान लीजिए पेपर टफ आता है ना तो वो तो सभी के लिए टफ होगा, तो वहाँ तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन सरल हैं आते आते वे गलत हो जाते हैं और वहीं पर आप क्या हो जाते हो, पीछे हो जाते हो। तो इसका एक सीधा सा उपाय यही है कि वो क्वेश्चन गलत नहीं हो जो सरल हैं, तो उनका एक ही उपाय है कि आप बार बार उनको पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं आपको। अब देखिए ये आपकी बात होगी 28 मार्च तक, यानी कि आपका मार्च का महीना पूरा कंप्लीट। अब आ गया अप्रैल। अब अप्रैल में देखो आपको क्या करना है। एक तो एक बार पूरा रिवीजन करना आपको, चारों बुक्स जो चारों पार्ट है ना आपके, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक और विश्व इतिहास का एक बार पूरा रिवीजन करना आपको अप्रैल के अंदर। प्लस में अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो तो आपको अप्रैल के अंदर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अप्रैल तक, और भाई किसी का पहले ही मान लो सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसको बार बार प्रैक्टिस की ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो अप्रैल और मई तक वो क्या कर सकता है, आधे मई तक वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना करो। कि आप मान लीजिए कि आप जनवरी में अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने चल पड़े तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका टेस्ट सीरीज का। क्यों? क्योंकि जब तक आपका सिलेबस 70 से 80% नहीं होता है ना, तब तक आपका कोई फ़ायदा नहीं मिलता टेस्ट सीरीज का। तो इससे अच्छा तो वो पुराने जो पेपर है ना उनको हल कर लो, आप कोई बुक ले आओ और वहाँ से वो हल कर लो। हाँ, अगर आपका सिलेबस 70-80% हो जाता है उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, तो अप्रैल में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप अपनी तैयारी को आजमा लेते हो और आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। अब देखिए अप्रैल में एक बार पूरा रिवीजन और टेस्ट सीरीज हो गई। इसके अलावा देखो 120 टॉपिक आपको लिखने हैं, डेली 4 टॉपिक। अब ये नहीं कि मैंने यहाँ पर 120 लिख दिया, तो आप हो सकता है मैंने यहाँ पे पहले 100 लिखे थे, लेकिन उसको डिवाइड किया ना 30 दिन में तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो मैंने उसको 4 कर दिया कि डेली के 4 टॉपिक आपको लिखने हैं। लिखने का मतलब क्या है, अप्रैल महीने के अंदर आपको जो भी आप पढ़ रहे हो ना वहाँ पर आपको ये लगे कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और वो कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि वो आपने क्या किया है, पेपर सोल्व किए हैं अभी तक। जनवरी फरवरी के अंदर आपने पेपर सोल्व किए हैं, मार्च के अंदर आपने पेपर सोल्व किए, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। तब आपको 120 टॉपिक, अब ये जरूरी नहीं है कि 120 या आप इसको 150 भी कर सकते हो, डेली के 5 टॉपिक भी लिख सकते हो आप। तो आपको डेली के 4 या 5 टॉपिक आपको लिखने हैं। आपको ये पता लग गया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको 120 टॉपिक या 150 टॉपिक ऐसे लिखने, पूरी तीनों किताबों में से जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और वो 120 टॉपिक फिर आपको क्या करने हैं, डेली रिवाइज करने, डेली वो 120 टॉपिक तो आपको डेली ही रिवाइज ही करने। और अप्रैल में ही आपको फिर क्या करना है, आईसीटी को अच्छे से तैयार करना है। आईसीटी में ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बहुत कम टॉपिक है, तो अप्रैल के अंदर आप आराम से क्या कर लोगे, आईसीटी का कर लोगे, और अप्रैल और मई जून में आपका क्या हो जाएगा, उसका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। मई में आपको क्या करना है, 2 बार रिवीजन करना है। उसके अलावा जो आपके 120 टॉपिक है ना वो है ही। प्लस में आप ये कर सकते हो कि 10 पेपर और आप हल कर सकते हो मई के अंदर, 10 पेपर और हल कर सकते हो मई के अंदर। जून में आपको कोई पेपर वेपर हल नहीं करना है ना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बस आपको जून के अंदर कुछ नहीं करना। आपने जो शॉर्ट मैटर तैयार किया है, जो शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जो 120 या 150 टॉपिक आपने तैयार किए हैं, उसके अलावा जो आपने किताबें पढ़ी हैं, उन्हीं का आपको 2 बार रिवीजन और करना है जून महीने के अंदर। ये रणनीति अपनानी है आपको। और हो सकता है कि आपकी अलग कोई रणनीति हो, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना तो आपका रिवीजन बहुत बार हो जाएगा। और रिवीजन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये कोई मायने नहीं रखता कि मान लो कि आप किताब खोल के बैठे हो और पढ़ रहे हो लगातार 10 घंटे तक। मैंने तो ये केवल 7 घंटे बताया है, आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, पीछे मुड़ कर देखते हो तो पता नहीं चला कि क्या पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, क्या याद हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा नहीं आया। ठीक है, ऐसे तैयारी नहीं होगी आपकी। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। और जब आप वो पहले क्वेश्चन पेपर करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से, किसी दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। वो पेपर करोगे आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको रिवीजन बहुत बार हो चुका होगा इस समय तक। और अब देखिए बात कर लें थोड़ा सा, हालांकि ये बात मेरे को पहले कहनी चाहिए थी लेकिन मैंने पहले इसलिए नहीं कही क्योंकि लगभग विद्यार्थियों के पास, परीक्षार्थियों के पास मैटर पूरा है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि सर मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, तो देखिए जो अभी तक आप पढ़ते आ रहे हो, जो आपके पास चाहे वो नोट्स हैं, जो बुक्स हैं, अगर वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं
है ना। सिलेबस अगर वो कर रहे हैं तो उन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है। ऐसे नहीं कि मैंने कोई बुक बता दी, कोई तीसरे ने बता दी, वो ले आए वो ले आए, इनको इकट्ठा कर लिया, कोई फायदा नहीं है। पढ़ा नहीं जाता इसे। जब तक आपकी किताब में से 5-10 बार नहीं निकल जाते हो तब तक वो फेमिलियर नहीं होती है, तब तक आपको याद नहीं होती। तो जो बुक्स आप पढ़ते आ रहे हो, जो नोट्स आपके पढ़ते आ रहे हो या खुद के बनाए हुए वो पढ़ते आ रहे हो, तो उन्हीं के ऊपर क्या करो, अपना पूरा फोकस करो, उन्हीं के ऊपर विश्वास रखो। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि भाई मेरे पास जो है मैटर है वो पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो फिर, जैसे प्राचीन के लिए आप सौरभ चौबे को पढ़ सकते हो, और मध्यकाल में भी उसी को, क्योंकि ज़्यादा मैटर नहीं है, ठीक ठाक है। और आधुनिक में आप क्या कर सकते हो, परीक्षा वाणी को पढ़ सकते हो। और विश्व इतिहास में अरविंद भास्कर, विश्व इतिहास में अरविंद भास्कर की जो बुक आती है, अरविंद जी सर की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सी आप किसी भी टीचर को देखोगे ना तो वो यही सजेस्ट करेंगे आपको, सौरभ चौबे, ठीक है, और परीक्षा वाणी कर दी। और कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, लेकिन उनका अगर आईक्यू लेवल अच्छा है, याद करने की क्षमता अच्छी है, माइंड जो है ना वो अच्छे प्रॉपर तरीके से उनका काम कर रहा होता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, इन 6 महीने के अंदर वो भी सिलेक्शन ले सकते हैं बस। लेकिन उनको क्या करना है, केवल और केवल 2 ही किताब पढ़नी है, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पढ़ना है। एक तो क्या लेकर आना आपको, आर्य कंपटीशन की जो गाइड है ना वो ले आओ, और अरविंद भास्कर विश्व इतिहास के लिए, और प्राचीन मध्य और आधुनिक इतिहास के लिए आर्य कंपटीशन, इन दोनों को पढ़ लो आप, और पुराने पेपर सोल्व कर लो। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इनको कितनी बार पढ़ पाते हो, सिलेक्शन इससे भी हो जाएगा। अगर आपको आर्य की एक एक लाइन याद हो जाती है ना, एक एक लाइन, तो यहाँ से लगभग आर्य जो है ना वो 85 से 90% मैटर कवर करती है। तो ऐसा नहीं है कि वो किताबें पढ़ते हो, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हो तभी सिलेक्शन होता है, लेकिन हाँ यहाँ पर फैक्ट ज़्यादा है, बस आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये 2 किताब से भी आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन ले सकते हो। बाकी जो आप पढ़ रहे हो ना वो अपना पढ़ते रहो। और आईसीटी के बारे में जल्दी मैं एक वीडियो और डालने वाला हूँ कि आईसीटी में हो सकेगा तो आईसीटी को पूरा वैसे ही डाल दूंगा, वो टॉपिक को ही क्या कर दूंगा, पढ़ा दूंगा आपको आईसीटी का पूरा। अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए साथ में ये भी बोल देता हूँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जो करंट वाले जो है ना, जो न्यूज़पेपर के अंदर आते हैं वो मैं थोड़ा डालते रहता हूँ, जो अपने काम की चीज़ें होती हैं वही करंट के अंदर। और साथ में कोई भी जो सूचना होती है वो आपको टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध करवा दी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।